नमस्कार दोस्तों। अरे नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद नीरज सर पे। सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। आज दोस्तों हमारी पहली क्लास होगी सॉइल साइंस की। ठीक है, सॉइल साइंस को जो है आज हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, सॉइल साइंस एक बहुत ही अच्छा नंबर गेन करने वाला जो है टॉपिक है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने कभी न कभी पढ़े हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग सॉइल साइंस की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो है दोस्तों, हमें क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा। ठीक है, सिलेबस को आप लोगों ने चेक ही किया होगा। जो आपकी पहली यूनिट है, ठीक है, पहली यूनिट है, उसमें आपका मृदा के गुण ही बताया गया है। ठीक है, आप लोग अपना सिलेबस चेक करिएगा। उस सिलेबस में जो है आपका मृदा के गुण, मृदा के अवयव और मृदा बनने की प्रक्रिया तथा मृदा अपक्षय, ठीक है, ये सब ये पहली यूनिट है। ठीक है, ये पहली यूनिट है आपकी जो दोस्तों, ठीक है, इसमें जो है हम मृदा के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है मृदा का गुण, और इसमें भी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंस के बेसिस पर हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, जिन लोगों ने सेशन से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो लोग, वो लोग सेशन से जुड़ जाएं जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो आज हम लोग जो है दोस्तों सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मृदा के गुण, मृदा के गुण में दोस्तों जो है हम क्या क्या पढ़ना है पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, सॉइल प्रॉपर्टीज में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग जो है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, मृदा के गुण। ठीक है, मृदा के गुण में हम लोग यानी कि, और वो भी कैसे गुण दोस्तों, हम भौतिक गुण, क्योंकि भौतिक गुण से ही हर बार सवाल बने हैं। ठीक है, मृदा के भौतिक गुण से ही हर बार सवाल। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर। ठीक है, सॉइल टेक्सचर। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी में कौन कौन सी डेंसिटी, तो हम दो डेंसिटी पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे बल्क डेंसिटी और एक पढ़ेंगे जो है दोस्तों पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी, और एक पढ़ेंगे बल्क डेंसिटी। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, सॉइल कलर। ठीक है, सॉइल कलर, और क्या पढ़ेंगे, सॉइल एयर। इसी में हम पोरोसिटी वगैरह अपनी कवर करेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, सॉइल वाटर। तो इतने हमारे जो मृदा के गुण, मृदा के भौतिक गुण में जो आते हैं वो हम जो है दोस्तों यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, ये इतने सारे पॉइंट हैं जो आपके मृदा के गुण से इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक या दो नंबर आने के जरूर चांसेस हैं। ठीक है, एक या दो नंबर के जो है चांसेस है दोस्तों। ठीक है, तो इसे जो है आप लोग जो है, आज आपकी पहली क्लास है, तो आप लोग जो है साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स भी बनाइए। और आपको यकीन दिलाते हैं दोस्तों, आपको जो कंटेंट देंगे वो इतना सॉलिड देंगे, आप पहली यूनिट से लगा करके लास्ट की यूनिट तक आप अपना कंटेंट चेक करिएगा।
कि कितना जबरदस्त आपको कंटेंट दिया गया है। ठीक है, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ये हमारी तरफ से गारंटी है। ठीक है, जितना हम पढ़ाएंगे उतना सॉलिड आपको पढ़ाएंगे, जो है इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, आप लोग देखिएगा कंटेंट कितना जबरदस्त है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सॉइल के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है हम इसके भौतिक गुण की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला मृदा का गुण, जिसमें चलिए हम थोड़ा सा सॉइल के दोस्तों जो है जनक, ठीक है, फाउंडर यानी उनको जान लेते हैं। तो कृषि रसायनिकी, कृषि रसायनिकी के जनक, ठीक है, कृषि रसायनिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो जे बी लिविंग को। ठीक है, जे बी लिविंग, ठीक है, जे बी लिविंग को कृषि रसायनिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, जितने हम पॉइंट आपको लिखा रहे हैं दोस्तों, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिए, मृदा विज्ञान का जनक। ठीक है, मृदा विज्ञान का जनक, या आप आधुनिक मृदा विज्ञान का जनक भी कह सकते हैं। आधुनिक मृदा विज्ञान का जनक, ठीक है, आधुनिक मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वी डोकुचेव को कहा जाता है। ठीक है, वी डोकुचेव, ठीक है, वी डोकुचेव को जो है आधुनिक मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर हमसे बात की जाए मृदा परीक्षण का जनक, ठीक है, मृदा परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, मृदा परीक्षण का जनक, ठीक है, अगर हमसे मृदा परीक्षण का जनक पूछा है तो हम क्या बताएंगे दोस्तों? एम.एल. ट्राउंग। ठीक है, एम.एल. ट्राउंग को बताएंगे। ठीक है, एम.एल. ट्राउंग को जो है हम मृदा परीक्षण का जनक बताएंगे। ठीक है, दो हमारे, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है फादर ऑफ सॉइल साइंस के हैं। ठीक है, एक सॉइल टेस्टिंग, क्या हम इसे कहते हैं? मृदा परीक्षण यानी सॉइल टेस्टिंग का जनक हम एम.एल. ट्राउंग को कहते हैं। ठीक है, अगर सॉइल साइंस का हमसे पूछता है आधुनिक या मॉडर्न, तो हम क्या बताएंगे दोस्तों? ठीक है, चलिए क्या बताएंगे? वी डोकुचेव को बताएंगे। ठीक है, और कृषि रसायनिकी के जनक अगर पूछता है तो हम बताएंगे जे.बी. लिविंग को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोग जो है इतने फाउंडर याद रखेंगे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, नोट करिएगा, IISS, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, नोट करिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, ये कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल, MP। ठीक है, MP में है, यानी मध्य प्रदेश, और कहां? भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दूसरा एक हमारी संस्था है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ISSS। ठीक है, ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, चलिए, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस लिखिए। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, ये कहां पर है? तो कलकत्ता में है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है दोस्तों
22 दिसंबर, कब? 22 दिसंबर 1934 में, ठीक है। कहां पर? कलकत्ता में हुई, ठीक है, कलकत्ता। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कलकत्ता में हुई। तो इतने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सॉइल साइंस से जो आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपकी ये दो संस्थाएं हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, और जो ये हमारे फादर्स हैं, ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। ये आज सॉइल साइंस की पहली क्लास है, बेसिक से लेकर चल रहे हैं और एडवांस तक आपको लेकर चलेंगे, ठीक है। आप ये नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या क्या पढ़ाना है ये भी हम साथ साथ में जो है बताते चलेंगे, ठीक है। पूरा विद टॉपिक वाइज आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग दोस्तों जो है, ये हमारे इंस्टीट्यूट हो गए और जो है जनक हो गए, ठीक है। अब हम थोड़ा सॉइल के बारे में जानते हैं, ठीक है। सॉइल क्या होती है? तो मृदा क्या है? सॉइल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। किससे हुई है? सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, ये लैटिन शब्द है, ठीक है। सॉइल कैसा शब्द है? तो लैटिन शब्द है, ठीक है। सॉइल शब्द हमारा लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श, ठीक है, फ्लोर या फर्श, ठीक है। आप लोग इतना याद रखेंगे कि ये जो हमारी सॉइल है ये किस शब्द से बनी है? तो लैटिन भाषा से बनी है, ठीक है, लैटिन भाषा, ठीक है। सॉइल शब्द है हमारा, आप लोग इतना याद रखेंगे, ठीक है। सॉइल ये हमारा शब्द है। चलिए, ठीक है, आप लोग समझ गए इतना? बिल्कुल। अब दोस्तों हम इसकी ब्रांच पढ़ लेते हैं, ठीक है। सॉइल साइंस की कौन कौन सी ब्रांचें हैं, वो भी मेन ब्रांच, ठीक है। इसकी दो ब्रांचें हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, पहला हम पढ़ेंगे पेडोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? पेडोलॉजी। चलिए लिखिए, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होती है दोस्तों? तो इसमें हम मृदा के जन्म यानी उद्भव, ठीक है, और उसका वर्गीकरण तथा वर्णन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, मृदा के, ये हमारी क्या है? ब्रांचेस हैं, ठीक है। सॉइल साइंस की क्या है? ब्रांचेस हैं, ठीक है, यानी शाखाएं हैं, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा। तो मृदा के उद्भव, उद्भव को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक है, उद्भव या फिर जन्म, ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा ओरिजिन, ठीक है। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण तथा वर्णन, ठीक है, तथा वर्णन के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारी पेडोलॉजी की शाखा है, और इस शब्द को किसने दिया था? तो इस शब्द को भी वीवी डकुचेव ने दिया है, ठीक है। इस शब्द को किसने दिया है? नोट कर लीजिए, वीवी डकुचेव ने दिया है। ये शब्द जो है किसने दिया है? वीवी डकुचेव। और इन्होंने ये शब्द दिया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ पेडोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पेडोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ पेडोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ पेडोलॉजी वीवी डकुचेव को भी कहा जाता है, और इन्हें आधुनिक मृदा विज्ञान का जनक तो कहा ही जाता है। साथ में अगर आपसे पूछता है कि पेडोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप वीवी डकुचेव को ही चुनेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी हो गई पहली ब्रांच,
ठीक है। इसके बाद एक और हमारी ब्रांच है जिसे हम इडेफोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी। ठीक है, लिखिएगा इडोफोलॉजी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारी दूसरी शाखा है। ठीक है, यही हमारी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होती है? तो मृदा के विभिन्न गुणों का अध्ययन करना, ठीक है, जिससे पौधे की वृद्धि विकास ये सब हो सके। ठीक है, लिखिए क्या? मृदा के विभिन्न गुणों, ठीक है, विभिन्न गुणों, ठीक है, मृदा के विभिन्न गुणों के, ठीक है, अध्ययन जिससे अध्ययन करना जिससे पौधों की, क्या दोस्तों? पौधों की वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, पोषण, ठीक है, कामा पोषण व उपज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इडिफोलॉजी की परिभाषा। तो ये हमारी दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये हमारी दो ब्रांचेस हैं जिनका जो है सॉइल साइंस में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला है पेडोलॉजी, दूसरा है इडिफोलॉजी। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। सॉइल साइंस टफ सब्जेक्ट नहीं है, इसको बहुत इजी वे में पढ़ा जाएगा आपको। ठीक है, एकदम लाइन टू लाइन आपको पढ़ा जाएगा, एकदम इजीली आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल का जो भौतिक गुण, ठीक है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। अभी तक हमने जो है फादर देखे, 3 फादर आपको बताए गए, वो भी इंपॉर्टेंट है, और ब्रांचेस बताई गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पहला मृदा के भौतिक गुण। ठीक है, पहले नंबर पे हम देखेंगे, आपके सिलेबस में पहला ही टॉपिक है मृदा के गुण। ठीक है, तो मृदा के गुण में हम पहला देखेंगे मृदा के भौतिक गुण। ठीक है, लिखिएगा मृदा के भौतिक गुण। अभी आपको हमने शुरुआत में बताया भी है कि कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? मृदा कड़ाकार। क्या कहते हैं? मृदा कड़ाकार। ठीक है, मृदा कड़ाकार क्या होती है इसकी परिभाषा दोस्तों? तो आप लोग समझिएगा, मृदा के प्राथमिक कण, लिखिएगा परिभाषा, लिखिएगा मृदा के प्राथमिक कण। प्राथमिक कण कौन कौन से होते हैं आपके? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, मृदा के प्राथमिक कण बालू, ठीक है, बालू, सिल्ट व क्ले। ठीक है, बालू, सिल्ट व क्ले का सापेक्षिक अनुपात। क्या दोस्तों? सापेक्षिक अनुपात। सापेक्षिक अनुपात क्या कहलाता है? मृदा कड़ाकार कहलाता है। ठीक है, मृदा कड़ाकार कहलाता है। मृदा कड़ाकार कहलाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, मृदा कड़ाकार की परिभाषा। इसीलिए इसका अगर आप संधि विच्छेद भी करेंगे, मृदा कड़ाकार यानी कण का आकार। ठीक है, तो कण के कौन कौन से आकार होते हैं? तो सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो है नोट डाउन अगर करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में। चलिए, हमारे सॉइल साइंस के जो मृदा कड़ाकार जिसकी हमने परिभाषा देखी, इसे जो है दोस्तों सबसे, यदि आप इसका भार के आधार पर, ठीक है, मापन करते हैं तो सबसे अच्छा मृदा कड़ाकार निकलेगा। ठीक है, यदि लिख लीजिए, यदि आप भार के आधार पर, भार के आधार पर मृदा कड़ाकार
मृदा कणाकार को मापते हैं तो सर्वोत्तम रिजल्ट आता है। ठीक है, तो मृदा कणाकार अच्छा निकलेगा, तो मृदा कणाकार अच्छा निकलेगा। ठीक है, अच्छा निकलेगा। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन करिए। दूसरा जो है हम आयतन के आधार पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे जो अच्छा निकलता है वो है भार के आधार पे, इसलिए आप लोग भार को ही केवल इंडिकेट करेंगे। ठीक है, चलिए ISSC ने जो मृदा के कणों को आकार को बांटा है हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं मृदा के कणों को आकार को जो है ISSC। ठीक है, लिख लीजिए ISSC, यानी अभी आपको इसका फुल फॉर्म बताया गया, इंडियन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, 22 दिसंबर 1934 कलकत्ता। ठीक है, इसने जो वर्गीकरण किया है ये आप लिखिएगा। देखिए इसे यानी कि मृदा कणाकार, लिखिए मृदा कणाकार को, मृदा कणाकार को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वर्गीकृत किया गया है। चलिए ये 4 भाग हम देखते हैं। एक तरफ आप लोग जो है नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ आप लोग लिखिएगा कण का आकार, एक तरफ कण, इनके क्या क्या नाम है और इसका आकार। ठीक है, क्या इसका आकार होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं क्ले। क्या आती है, क्ले। चलिए क्ले, तो क्ले का आकार क्या होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान से अभी आपको बताएंगे कि इसको आप कैसे याद भी रख सकते हैं। तो 0.002, ठीक है, 0.002 से कम, ये लेस देन का निशान है। ठीक है, ये इसका आकार होता है। उसके बाद आता है हमारा जो है सिल्ट। ठीक है, सिल्ट, सिल्ट, इसका आकार क्या होता है, तो लिखिएगा 0.002 से एक जीरो कम कर दीजिए, 0.02। ठीक है, एक जीरो आप कम कर देंगे तो ये हो जाएगा सिल्ट का। ठीक है, अब दूसरा लिखिए महीन बालू। महीन बालू या इसे हम कहते हैं फाइन सैंड। ठीक है, इसका आकार क्या होता है, इसको ले लीजिए और 0.02 और एक जीरो कम कर दीजिए यानी 0.2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा महीन बालू का। और चौथा है हमारा मोटी बालू। ठीक है, मोटी बालू। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 0.02 से 2.0। ठीक है, ये सारे मिलीमीटर में है, इसमें है मिलीमीटर में है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें सबसे ज्यादा जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है वो है क्ले का। ठीक है, क्ले का एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। 10 से गुणा करते चले जाइए सबका जो है एक, या फिर आप एक एक जीरो कम करते चले जाइए, आप जो है इसका कलाकार याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप देखना चाहते हैं कि आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर आप लिख लीजिए सबसे बड़ा किसका होता है, तो सैंड का। ठीक है, सैंड। फिर हमारा क्या आता है दोस्तों, सिल्ट। ठीक है, सिल्ट। और फिर क्या आता है, क्ले। ठीक है, ये है क्ले। ठीक है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये हमारा आकार के आधार पर बांटा गया है। ये आकार में सबसे बड़ा सैंड, फिर सिल्ट और फिर क्ले। ठीक है, अभी आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी धारण करने की क्षमता के आधार पर बताएंगे कौन जो है सबसे पहले आता है। चलिए अब ये हमारा हो गया जो है, लेकिन अगर हमारे पार्टिकल मोर देन 2 से हैं, ठीक है, 2 से अगर बड़े हैं तो लिख लीजिएगा मोर देन 2 सेंटीमीटर पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोर देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, या 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर करिए, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, 2
मिलीमीटर। ठीक है, तो पहला आता है हमारा ग्रेवल्स, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ग्रेवल्स। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आता है, पेबल्स। ठीक है, पेबल्स। और तीसरा हमारा क्या आता है दोस्तों, कोबेल्स। ठीक है, कोबेल्स। और चौथा हमारा क्या आता है, बोल्डर्स। ठीक है, बोल्डर्स। ठीक है, ये हमारे चार हैं। ठीक है, इधर लिखिए आकार, ये हमारे हैं कण। ठीक है, इधर लिखिए आकार। कितना होता है, तो दोस्तों ग्रेवल्स का 2 से 4। ठीक है, फिर 4 का करिए 4 से 64, 4 का क्यूब कर दीजिए 64, और 64 का करेंगे तो 64 से 256। ठीक है, 256, और 256 से मोर देन। ठीक है, 256 से मोर देन, यानी 256 से अधिक। ठीक है, ये भी हमारा कलाकार है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें ग्रेवल्स का पूछा गया है, किसका पूछा गया है, ग्रेवल्स का पूछा गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। याद करने का, आप अगर भूलना चाहते हैं तो लिख लीजिए जीपी को बोल। ठीक है, जीपी को बोल का मतलब है गोपाल को बोल। ठीक है, ट्रिक है ये, आप याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं। ठीक है, जीपी को बोल का मतलब है जी से हमारा ग्रेवल्स, पी से हमारा हो जाएगा पेबल्स, और को से हो जाएगा कोबेल्स, और बी से बोल्डर्स। ठीक है, तो ये हमारे चार ये भी हैं। ठीक है, जो मोर देन 2 मिलीमीटर्स हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम चलते हैं दोस्तों। अब हम जो है अध्ययन करेंगे कि हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, ठीक है, यूएसडीए के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के अनुसार इसे कितने भागों में बांटा गया है, यूएसडीए के अनुसार। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसे कितने भागों में बांटा गया है ये इन्होंने बताया है। तो दोस्तों मृदा कलाकार की बात हो रही है, किसकी, अभी तक जितना हम पढ़ रहे हैं तो ये मृदा कलाकार के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप कण के आकार को हम पढ़ रहे हैं कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है यूएसडी के अनुसार, इसे हम 2 भागों में अभी एक और बांटेंगे, लेकिन अगर आपसे आकार और परिमाप के आधार पर पूछता है, किससे, आकार और परिमाप, आकार व परिमाप के बेसिस पर पूछता है तो आप इसे 7 भागों में बताएंगे। ठीक है, 7 भागों में। अगर आपसे पूछता है बालू को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, बालू को, तो आप 5 भागों में बताएंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, सबसे पहले लिखिए, इधर लिखिए आप कण, और इधर लिख लीजिए आकार। ठीक है, कण और आकार। चलिए पहले लिखिए बहुत मोटी बालू, बहुत मोटी बालू। ठीक है, दूसरा लिखिए मोटी बालू, तीसरा लिखिए मध्यम बालू, चौथा लिखिए जो है महीन बालू। अभी आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कहां से आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कहां से हमारे एग्जाम में आया हुआ है ये आपको बताएंगे। ठीक है, फिर लिखिए बहुत महीन बालू, बहुत महीन बालू। ठीक है, बहुत महीन बालू। चलिए इनका हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इनका आकार होता है 2 से 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये हम यूएसडीए के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ना कि हम जो है ISSB के अनुसार, क्योंकि अगर ISSB के अनुसार पूछेगा तो आंसर दूसरा आएगा, और अगर यूएसडीए के अनुसार पूछेगा तो आंसर दूसरा आएगा। ठीक है, आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो 2 से 1 मिलीमीटर। अब मोटी बालू को हम 1 से जो है
0.5 मिलीमीटर। ठीक है, आधा करते चले जाइए, और 5 से 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, और 0.25 से लेकर के 0.5। ठीक है, 0.5। ठीक है, 0.1 करिएगा, 0.1 करिएगा। ठीक है, 0.1 करिएगा। ठीक है, और 0.1 से कितना करिएगा, 0.5 करिएगा। ठीक है, 0.05। ठीक है, इसमें एक और नीचे है सिल्ट। ठीक है, सिल्ट को भी लिख लीजिएगा और क्ले को भी लिख लीजिएगा। चलिए इधर लिख लीजिए सिल्ट और क्ले। इसने क्ले को और सिल्ट को भी जो बताया है उसका भी लिख लीजिए। सिल्ट को इसने कितना बताया है, जस्ट इसी के आगे लिखेंगे हम। ठीक है, 0. कितना बताया है, 0.5 से लेकर के कितना, 0.05 से लेकर के 0.002। ठीक है, और यही जो है हमारा क्ले का नहीं बदलेगा। ठीक है, क्ले का हमारा नहीं बदलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा यूएसडीए के अनुसार। ठीक है, अब हमारा कलाकार जो है यहाँ पे अब विभाजन समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए हैं, और क्वेश्चन ये आया है कि बालू का, ये जो 5 प्रकार की आपको जो बालू बताई गई है, 2, 3, 5। ठीक है, क्वेश्चन ये आया है कि यूएसडीए के अनुसार बालू के कलाकार को कहां से किस सीमा तक रखा गया है। तो ठीक है, तो आप किस सीमा तक बताएंगे, 2.0 से लेकर के 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो हमारी सामान्य भागों में हम बता दे रहे हैं, खाली आप नोट कर लीजिए। सामान्य भागों में इसे 12 भागों में बांटा गया, लेकिन वो हम नहीं लिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दोमट मृदा का पूछता है, दोमट मृदा का आप केवल लिखिए, वो 12 भाग आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ना आए हैं और ना पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए कि यूएसडीए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने इसे 12 भागों में बांटा है। ठीक है, सामान्य भागों में, और अगर आकार और परिमाप के आधार पर पूछता है तो जो है आपको 7 बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने नोट कर लिया। दोमट मृदा, ठीक है, दोमट मृदा इसमें आती है 12 भागों में। तो दोमट मृदा का आप लिख लीजिए 23 से 52 क्या पाया जाता है, सैंड। ठीक है, 23 से 52% सैंड पाया जाता है। और जो दोस्तों 28 से 50% आपका क्या पाया जाता है, सिल्ट। ठीक है, और 7 से 27% क्या पाया जाता है, क्ले। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। यही यूएसडीए के अनुसार जो है दोमट मृदा का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोमी सॉइल जो है सबसे ज्यादा जो है इसी पर सॉइल को जो है हमारी फसलें ग्रो की जाती हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी का स्वागत है दोस्तों। आपकी क्लास जितनी जबरदस्त कराई जा रही है कि कंटेंट आपका कहीं से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आपको जो है हम ले चलते हैं हमारे जो 3 भागों में बटे हुए हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हम सैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये सॉइल टेक्सचर खत्म हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो सैंड क्या होती है, इसमें क्वाटार्ज की प्रधानता होती है। ठीक है, क्वाटार्ज यानी सिलिकेट ऑक्साइड, ठीक है, की प्रधानता। ठीक है, ये लिख लीजिए। दूसरा लिख लीजिए कि इनके रंध्रावकाश का आकार जो है बड़ा होता है। ठीक है, रंध्रावकाश का आकार बड़ा, का आकार बड़ा, ठीक है, बड़ा होता है, जिसके कारण इनके मध्य में, क्या दोस्तों, इनके मध्य में अंतरावकाश, अंतरावकाश अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, अधिक होता है, जिससे कि इसकी
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिससे इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है क्या हो जाती है दोस्तों, कम होती है। ठीक है, कम होती है, आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें निच्छालन अधिक होता है, लीचिंग के कारण निच्छालन अधिक। ठीक है, निच्छालन अधिक पाया जाता है। ठीक है, निच्छालन अधिक होता है। ठीक है, और लिखिएगा चौथा पॉइंट कि इनका जो है बालू का ससंजन, ठीक है, ससंजन, ठीक है, ससंजन, प्रफुल्लन, ठीक है, सुघट्यता और अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण ये कम होता है। ठीक है, ये भी जो है इनका कम होता है, यानी कि कम पाया जाता है। ठीक है, और कृषि कार्य जो है सरलता पूर्वक हो जाते हैं। ठीक है, कृषि कार्य सरलता पूर्वक हो जाते हैं। ठीक है, और छठा लिख लीजिएगा कि जो है पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी होती है। इनमें हम कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर इसकी पोषकता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा आता है सिल्ट। ठीक है, सिल्ट लिख लीजिए, सिल्ट। ठीक है, हमने सैंड देख लिया, अब हमारा आता है सिल्ट। ठीक है, सिल्ट के बारे में चर्चा करें तो सिल्ट जो है हमारा क्या होता है, इनके कण अनियमित आकार के होते हैं। ठीक है, कण कैसे होते हैं, अनियमित आकार के। ठीक है, अनियमित आकार के, और कैसे होते हैं, पाउडर रूप में। ठीक है, पाउडर रूप में। ठीक है, अनियमित आकार के होते हैं, पाउडर के रूप में होते हैं। इनमें क्ले की तरह दरारें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, क्ले की तरह दरार नहीं, दरार नहीं पड़ती। ठीक है, नहीं पड़ती। ठीक है, तीसरा लिखिएगा कि ये जो है सैंड, ये सिल्ट हमारी जो है सिल्ट, क्ले व दोस्तों सैंड के मध्य होती है। ठीक है, यानी ये बीज का रूप है। ठीक है, बीज का रूप है। चलिए चौथा लिखिए कि जो है इसकी जो है सुघट्यता, प्रफुल्लन, ये सब जो है कम होता है। ठीक है, सुघट्यता, प्रफुल्लन और अधिशोषण कम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देख लेंगे क्ले। ठीक है, क्ले। ठीक है, क्ले के बारे में भी 2-3 पॉइंट लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये भी क्ले हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्ले। चलिए, ये इसकी प्रकृति यानी नेचर कैसा होता है, कोलाइडी प्रकृति का होता है। ठीक है, कोलाइडी प्रकृति। ठीक है, कोलाइडी प्रकृति। ठीक है, दूसरा कि इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, दरारें पड़ जाती हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण। ठीक है, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा इसमें पॉइंट नोट करिएगा कि जो है इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, जल धारण क्षमता अधिक, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, और जो है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी जो अगर ये जल इसको प्राप्त होता है तो ये जल योजित होकर क्या होती है, जल योजित होकर फूल जाती है। ठीक है,
और इसमें बाद में सूखने पर जो है दरारें पड़ जाती हैं, शुष्क होने पर दरारें। ठीक है, शुष्क होने पर क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें क्लेदन उष्मा की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट करिएगा, क्लेदन उष्मा। ठीक है, क्लेदन उष्मा की क्षमता। ठीक है, ये हमारे कई सारे जो है, इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा, इसकी सुघट्यता, सुघट्यता। ठीक है, सुघट्यता लिख लेते हैं, अधिशोषण लिख लेते हैं, अधिशोषण। ठीक है, और दोस्तों प्रफुल्लन। ठीक है, आपको जितने सारे पॉइंट बताए गए हैं, संकुचन, ससंजन। ठीक है, कौन कौन से, संकुचन, संकुचन, ससंजन। ठीक है, ये इसमें सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा सैंड, सिल्ट और क्ले, इसके बारे में हमने भी देख लिया। तो अब ये हमारा जो है सॉइल टेक्सचर यहां पर जो है खत्म होता है। ठीक है, सॉइल टेक्सचर हमारा अब यहां खत्म हो जाता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पर क्या लिखना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्ले की। ठीक है, क्ले की, फिर ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर सिल्ट की। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, क्ले, सिल्ट और फिर सैंड की। ठीक है, आप लोग इतना इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। और क्ले के कैरेक्टरिस्टिक यानी क्ले की विशेषताएं जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्ले ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सॉइल स्ट्रक्चर की तरफ। दूसरा, हमने पहला जो पढ़ा वो सॉइल टेक्सचर था, और दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉइल टेक्सचर। ठीक है, सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर, सॉरी सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो हिंदी में कहते हैं मृदा संरचना। ठीक है, मृदा संरचना। मृदा संरचना से 100% मैं लिख के देता हूं कि एक क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, आप अपने एग्जाम में देख लीजिएगा जाकर के, एक क्वेश्चन यहां से ना आए तो आप बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% आएगा, वो भी कहां से आएगा, आकृति और आधार के आधार पर जब वर्गीकरण आप करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो मृदा के प्राथमिक कणों का, लिखिए मृदा के प्राथमिक कणों का, प्राथमिक कण कौन कौन से हैं दोस्तों, बालू, सिल्ट व क्ले। ठीक है, व क्ले का व्यवस्थापन। ठीक है, या समुच्चय, लिख लिए व्यवस्थापन। ठीक है, या अरेंजमेंट या सेग्रीगेशन। ठीक है, या समुच्चय क्या कहलाता है, मृदा संरचना कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके हम पढ़ते हैं सॉइल स्ट्रक्चर के प्रकार। ठीक है, एक होता है सिंपल सॉइल स्ट्रक्चर, लिख लीजिए टाइप। ठीक है, टाइप, सॉइल स्ट्रक्चर के टाइप। पहला है सॉइल सॉइल सिंपल, सॉरी सिंपल था। सिंपल सॉइल स्ट्रक्चर, सिंपल सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, कंपाउंड सॉइल स्ट्रक्चर।
दोस्तों इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए बस सरल मृदा संरचना, ठीक है, सरल मृदा संरचना। ये एक कड़ाकार रिपीट कर दो। डीप श्री चौधरी जी, अब इससे डीप अगर आप पढ़ना चाहेंगे, इससे डीप अगर आपको पढ़ा देंगे ना तो दोस्तों बिल्कुल एग्जाम में जो है अनवांटेड चीज हो जाएगी। जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई जा रही है आप उसको बता रहे हैं और डीप चलिए, मेन फोकस करिए दोस्तों। जहां से ऐसा कौन सा पॉइंट आपका अभी छूटा है जो आपको बताया ना गया हो, ठीक है। अभी तो हमने शुरुआत की है, आज पहली क्लास है, अभी तो एकदम डीपली ही आपको बता रहे हैं। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपका, आप हमें बताइएगा कि सॉइल टेक्सचर में आपका हमने छोड़ दिया हो, ठीक है। आप बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि सॉइल टेक्सचर का कौन सा पार्ट हमने छोड़ दिया इंपॉर्टेंट के बेसिस पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो है बहुत सारा चीज, ठीक है। सैंड, सिल्ट और किले की आपको जो है हमने प्रॉपर्टीज बताई हैं, एक एक प्रॉपर्टीज भी बता दी, ठीक है। अब इससे आप क्या जो है, चलिए रिवीजन अभी करा देते हैं, जो अगर कुछ भी, चलिए रिवीजन करा देते हैं क्योंकि आवाज की वजह से नहीं आ रहा था, आपको बता देते हैं, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर यानी मृदा संरचना क्या होती है, तो मृदा कणों को, यानी जो मृदा के प्राथमिक कण हैं जैसे बालू, सिल्ट, क्ले का व्यवस्थापन या समुच्चय मृदा संरचना कहलाता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, सिंपल सॉइल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है कंपाउंड सॉइल स्ट्रक्चर। सिंपल सॉइल स्ट्रक्चर जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, जबकि कंपाउंड सॉइल स्ट्रक्चर खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको जो है हम ले चलते हैं आकृति के आधार पर, ठीक है। यही आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आकृति के आधार पर मृदा संरचना का वर्गीकरण, ठीक है। पहला लिखिए कौन कौन सी इसमें आती हैं, यही पढ़ाएंगे दोस्तों हम, और यहां से क्वेश्चन बनेंगे भी, ठीक है। पहला लिखिएगा, आपकी वैसे तो 4 प्रकार की हैं, आपको पहला लिखिए प्लेटी, ठीक है, प्लेटी, प्लेटी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लेटी संरचना। दूसरा आपकी आती है स्पोरोडियल या क्रम्बी संरचना, ठीक है, क्रम्बी, क्रम्बी या स्पोरोडियल, ठीक है, स्पोरोडियल संरचना। हिंदी में भी लिख देते हैं गोलाकार, गोलाकार, ठीक है, या क्रम्बी या मोतीदार,
इसकी चर्चा इतनी क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि यही खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, यही खेती के लिए हमारी उपयुक्त होती है। दूसरी है प्लेटी संरचना, ये हमारी पहली की हिंदी लिख लीजिए। तीसरी हमारी है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, या हम हिंदी में कहते हैं त्रिपार्श्व, त्रिपार्श्व संरचना, ठीक है। आपको विद इंग्लिश और हिंदी दोनों बताई जा रही है, ठीक है, आप लोग साथ साथ में नोट भी करते रहेंगे। अगला हमारी है ब्लॉकी स्ट्रक्चर, ब्लॉकी स्ट्रक्चर, ठीक है, या ब्लॉकी संरचना, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन कहां से सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं? तो वो है आपकी क्रम्बिया स्फोरोडियल, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यही हमारी खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। चलिए एक एक के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग अपनी प्लेटी संरचना, ठीक है, प्लेटी संरचना, प्लेटी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लेटी स्ट्रक्चर यानी हम इसे प्लेटी संरचना कहते हैं, ठीक है। इसको भी पॉइंट में लिख लीजिएगा, या जंगल या आकर्षित क्षेत्रों में पाई जाती है, लिखिए जंगल या आकर्षित क्षेत्रों में पाई जाती है, क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ये ऐसी जगह पर पाई जाती है दोस्तों जहां पर हम जो है खेती नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिए क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष ज्यादा विकसित होता है, क्षैतिज अक्ष, अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज अक्ष ज्यादा विकसित, ज्यादा विकसित। व दोस्तों ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष कम विकसित होता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अक्ष कम विकसित, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कर्णपुंज का आकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कर्णपुंज, आप याद रखिएगा, यानी कणों का आकार, कर्णपुंज का आकार कितना होता है दोस्तों? तो 1 से लेकर के 10 मिलीमीटर, कितना? 1 से लेकर के 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर भी आप कर सकते हैं क्योंकि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन अगर 1 सेंटीमीटर भी आता है तो आप ये भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों इसका कर्णपुंज इतना अच्छा नहीं होता इसलिए जल निकास में इसकी समस्या आती है। दूसरा लिखिएगा इसे लेटी हुई संरचना कहते हैं, इसे लेटी हुई संरचना क्यों कहते हैं? लेटी हुई संरचना अभी आपको बताएंगे। इसे लेटी हुई संरचना कहते हैं क्योंकि ये दोस्तों यही आकृति के आधार पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है, ठीक है, इसीलिए जो है इसको हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसे क्यों लेटी हुई संरचना कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके ये जो हमारे संरचनात्मक संरचना है, ठीक है, जो क्षैतिज अक्ष है, ये हमारा क्षैतिज अक्ष जो है इसके लिखिएगा, क्षैतिज अक्ष जो है इसका क्या होता है? ऊर्ध्वाधर अक्ष कम विकसित होता है और इसकी जो है संरचना कैसी होती है? मोटी होती है, ठीक है। लिखिएगा संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई में ऊर्ध्वाधर अक्ष कम विकसित, ऊर्ध्वाधर अक्ष कम विकसित, ठीक है। वह मोटी संरचना है, कैसी है? मोटी है, ठीक है।
मोटी संरचना। ठीक है, इसका दूसरा बना लीजिए, ये है हमारी प्लेटी संरचना। ठीक है, लिख लीजिए प्लेटी संरचना कैसी है, प्लेटी। ठीक है, प्लेटी संरचना है, ये फिगर नंबर 1 है, प्लेटी, प्लेटी स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको लेटी हुई संरचना कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा आप लिख लीजिएगा दोस्तों, जो हमारी चलिए इसमें देखिए, इसकी जो ये संरचना है ऐसे गोल गोल सी होती है, और इसका जो ये है ये मोटी ना होकर के कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर अक्ष का ज्यादा विकसित होता है। ठीक है, संरचनात्मक इकाइयां लिख लीजिएगा, संरचनात्मक इकाई में ऊर्ध्वाधर अक्ष अधिक विकसित। ठीक है, ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या है, अधिक विकसित है, और मोटी कम है। ठीक है, मोटी कम। इसका क्या नाम दिया गया है दोस्तों, तो इसका नाम दिया गया है आपको जो है लेमिनार। क्या नाम दिया गया है, लेमिनार। इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम दिया गया है लेमिनार। ठीक है, लेमिनार। क्वेश्चन बहुत यहां से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, मीनार की तरह ऊंची होती हुई चली जाती है, इसीलिए इसका ऊर्ध्वाधर अक्ष कैसा है, ज्यादा विकसित है, और क्षैतिज अक्ष इसका जो है कम विकसित है। तो ये हमारी दो संरचनाएं हैं प्लेटी संरचना की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, दूसरा है हमारा क्रम्बी संरचना। ठीक है, क्रम्बी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रम्बी गोलाकार। ठीक है, क्रम्बी गोलाकार या इसे मोतीदार। ठीक है, मोतीदार संरचना कहते हैं। इंग्लिश में आपको बताया गया है पीछे, आप नोट कर लीजिए, कौन सी, स्पोराइडल स्ट्रक्चर या फिर क्रम्बी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, दूसरी है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में भी पॉइंट को नोट करेंगे। इसमें क्या होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष दोनों बराबर होते हैं। लिखिएगा, क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज लिख गया है, क्षैतिज, क्षैतिज अक्ष व ऊर्ध्वाधर अक्ष, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्षैतिज अक्ष व ऊर्ध्वाधर अक्ष बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। दूसरा लिखिएगा कि यह जो है कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है। ठीक है, या कृषि योग्य क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, और मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो नोट करिएगा कि कृषि योग्य क्षेत्रों, कृषि योग्य क्षेत्रों व मैदानी क्षेत्रों, क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे पहले आपको प्लेटी संरचना बताई गई, वो कहां पाई जाती है, वो हमारी जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जंगल में। ठीक है, और यह दोस्तों कृषि योग्य क्षेत्र या मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण आपको जब मृदा प्रोफाइल पढ़ाएंगे, सॉइल प्रोफाइल पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको संस्तर बताएंगे। ठीक है, तो यह ए संस्तर में पाई जाती है, जिसके कारण यह ए संस्तर में पाई जाती है।
ठीक है, आप लोग इतने पॉइंट ये जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसे मोतीदार संरचना भी कहते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो है 2 स्टेजेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? एक है कोड़ी, ठीक है, एक है कोड़ी, एक है मृदु कोड़ी। ठीक है, एक है कोड़ी, एक है मृदु कोड़ी। पहला लिखिएगा कोड़ी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनुलर। ठीक है, ग्रेनुलर। ठीक है, ग्रेनुलर कहते हैं। इसका आकार लिखिएगा। आकार कितना होता है दोस्तों? तो 1 से लेकर के 10 मिलीमीटर। ठीक है, आकार भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह जो है इसमें अधिकांश जीवांश पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और रंध्र युक्त होती है। ठीक है, कम रंध्रीय लेकिन अधिकांश जीवांश पदार्थ की मात्रा इसमें पाई जाती है। लिखिए कम रंध्रीय, रंध्र, कम रंध्र व जीवांश पदार्थ अधिक, जीवांश पदार्थ अधिक। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा लिखिएगा। दूसरी जो संरचना इसमें पाई जाती है उसका लिख लीजिए। क्या पाई जाती है? मृदु कोड़ी, मृदु कोड़ी। ठीक है, या इसे हम कहते हैं क्रम्बी। ठीक है, इंग्लिश में क्रम्बी कह देते हैं। ठीक है, क्रम्बी कह देते हैं। यह जो है सबसे खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसका आकार लिखिएगा 1 से 5 मिलीमीटर। ठीक है, यह है इसका आकार। ठीक है, ये इसका आकार है। और दूसरा लिखिएगा यह बहुत अधिक रंध्रयुक्त, रंध्रयुक्त होती है। ठीक है, रंध्रयुक्त। ठीक है, इसमें अधिक रंध्रयुक्त पाई जाते हैं व पेट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पेट्स होते हैं वो भी बहुत अधिक पाए जाते हैं। क्या? पेट्स। ठीक है, जिसके कारण ये मृदा क्या होती है? खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, इनका कोई दोस्तों विशेष जो है फिगर इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला हम चलते हैं त्रिपार्श्व संरचना। ठीक है, अगला हमारा है त्रिपार्श्व संरचना, या इसे हम कहते हैं दोस्तों प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, त्रिपार्श्व संरचना या हम कहते हैं प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारा टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी से निपटाते हैं। ठीक है, चलिए पहला लिखिएगा। पहला पहला क्या है दोस्तों? तो पहला है हमारा कि इसमें जो है ये भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्ले मृदा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से? क्ले मृदा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, क्ले मृदा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, त्रिपार्श्व संरचना क्ले मृदा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अर्ध शुष्क, मोस्ट पॉइंट लिखिएगा, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क व लवणीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है, यानी सेमी एरिड और स्लाइन। ठीक है, लवणीय क्षेत्रों में। ठीक है, आर्द्र शुष्क में ये जो है फूल जाती है। आर्द्र होने पर क्या होता है? ये फूल जाती है। आर्द्र होने पर क्या होता है? फूल जाती है और शुष्क होने पर सिकुड़ जाती है। ठीक है, सिकुड़ जाती है। चलिए, इतने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसका एग्जांपल आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में त्रिपार्श्व संरचना पाई जाती है। ठीक है, और इसकी इकाई को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लीजिए, इसके आकार या इकाई को। ठीक है, आकार कितना होता है इसका?
10 से लेकर के 100 मिलीमीटर। ठीक है, और इसके आकार को क्या कहा जाता है? तो इसके आकार को है दोस्तों पेडोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोन। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेडोन कहा जाता है। चलिए, एक और आपकी बस्ती है, वो है आपकी स्ट्रक्चर। इसमें आप जो है दोस्तों दो पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर जिसका ऊपरी भाग समतल होता है, दूसरा होता है इसका कौन सा होता है दोस्तों? कॉलिमर। ठीक है, कॉलिमर जिसका ऊपरी भाग गोल होता है। ठीक है, चित्र ज्यादा है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना नहीं। ठीक है, चित्र से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो आपके टॉपिक में जो है आपको बताए जा रहे हैं पॉइंट, इनसे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगला है ब्लॉक की स्ट्रक्चर। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है ब्लॉक की स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्लॉक की स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्लॉक की स्ट्रक्चर। ब्लॉक की स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो ये भी हमारा बहुत ही ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्ष दोनों बराबर पाए जाते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज अक्ष बराबर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज अक्ष दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, या दोस्तों 20 अंस्तर में पाई जाती है। किसमें? 20 अंस्तर। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, आर्द्र। ठीक है, आर्द्र यानी ह्यूमिड। ठीक है, ह्यूमिड, आर्द्र व अर्ध आर्द्र यानी सेमी ह्यूमिड। ठीक है, सेमी ह्यूमिड। आपको हमने सारे क्षेत्र बताए हैं। सेमी ह्यूमिड, ठीक है, आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि एक क्षेत्र से भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे पहली वाली आपको हमने बताई है शुष्क और लवणीय। ठीक है, तीसरा ये आपका आ जाता है कि या दोस्तों जो है इसके किनारे, किनारे क्या होते हैं? कोणीय होते हैं। किनारे कैसे होते हैं? कोणीय होते हैं, यानी एंगुलर शेप होते हैं। ठीक है, कोणीय होते हैं। आर्द्र और अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाने के कारण यह दोस्तों कैसी होती है? 20 अंस्तर में पाई जाती है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, 20 अंस्तर में पाई जाती है। ठीक है, जितने पॉइंट हमने आपको लिखाए हैं इतने पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है एक एंगुलर और सब एंगुलर। ठीक है, पिछली वाली में जो है आपके आते हैं प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर और कॉलिमर। ठीक है, इसमें आता है आपका एंगुलर और सब एंगुलर। ठीक है, एंगुलर और दूसरा लिख लीजिएगा सब एंगुलर। ठीक है, चलिए इसमें आप लिख लीजिएगा, पहला आपका आता है प्रिज्म लाइक। प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे करके जो है प्रिज्म के समान संरचनाएं बन जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी इसी तरीके से एक प्रिज्म के समान संरचनाएं बनती चली जाएंगी। ठीक है, ऐसे 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 करके ऐसे ही जो है एक प्रिज्म नुमा संरचना ये सारी बनती चली जाती है, जिसे हम प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, एक आती है कॉलिमर। ठीक है, कॉलिमर लिख लीजिए, ये हमारी आती है कॉलिमर। ठीक है, इसमें जो है गोलाकार संरचना पाई जाती है। ठीक है, ऐसे गोलाकार, इसी के ऊपर गोलाकार हमारे बनते चले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। ठीक है, चलिए आपके लिए दोस्तों कॉल्यूमिनार। ठीक है, कॉल्यूमिनार, यूं करिए कॉल्यू। ठीक है, मार। इतना जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये आज की क्लास बहुत ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसमें से आप मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ आज ये हमारी पहली क्लास थी। आगे इसी तरह का आपको कंटेंट हम दिलाएंगे, वादा करते हैं कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं होगी।